नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार है। नामीबिया से लाए गए चीते ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान में 3 शावकों को जन्म दिया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से संबंधित एक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए शहरों को नॉमिनेट किया। कुछ अध्ययनों के अनुसार लैंडफिल लिचेट में काफी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS तकनीक पर आधारित लक्षद्वीप की पहली सौर परियोजना शुरू की गई। अलग अलग राज्यों के 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेत तक टैग दिया गया। सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की। नामीबिया से लाए गए चीते ने कूनो राष्ट्रीय उद्यान KNP में 3 शावकों को जन्म दिया। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत के बाद से ये दूसरी बार है जब देश में चीता शावकों का जन्म हुआ है। चीता सबसे तेज रफ्तार से दौड़ने वाला स्तनपायी जीव है। ये शुष्क वनों, झाड़ीदार जंगलों और सवाना की एक प्रमुख प्रजाति है। ये साइट्स के परिशिष्ट प्रथम के अंतर्गत संरक्षित है। IUCN के अनुसार अफ्रीकी चीता को वल्नरेबल स्थिति में रखा गया है, जबकि एशियाई चीता को क्रिटिकली एंडेंजर्ड में श्रेणीबद्ध किया गया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इन 3 शावकों के जन्म के साथ ही KNP में चीतों की संख्या 15 से बढ़कर 18 हो गई है। प्रोजेक्ट चीता के तहत 20 चीतों को नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। इनमें से 8 चीते नामीबिया से और 12 चीते दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे। चीता को 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। यह स्वतंत्र भारत में विलुप्त होने वाली एकमात्र बड़ी मांसाहारी प्रजाति थी। चलिए अब खबर में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता का उद्देश्य भारत में सार्थक संख्या में चीतों को फिर से बसाना और उन्हें शीर्ष शिकारी की भूमिका निभाने में सक्षम बनाना है। इस प्रोजेक्ट की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA है। प्रोजेक्ट चीता को प्रोजेक्ट टाइगर के साथ साथ प्रतिपूरक वन रोपण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण CAMPA कैंपा से भी वित्त पोषण प्राप्त हो रहा है। प्रोजेक्ट चीता के समक्ष चीतों की मृत्यु, KNP में पर्यावास और शिकार की कमी जैसी कई चुनौतियां शामिल थी। अब इस प्रोजेक्ट की कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। इस एजेंसी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसे 2006 में वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। इसकी अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री करते हैं और पर्यावरण राज्य मंत्री इसके उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। इस एजेंसी के कार्यों की बात करें तो बाघों, चीतों और उनके पर्यावास की साइंस बेस्ड मॉनिटरिंग से लेकर जमीनी स्तर पर संरक्षण संबंधी प्रयास करना और बाघ अभयारण्यों के प्रबंधन में केंद्र व राज्य सरकारों की जवाबदेही को बढ़ावा देना इस एजेंसी के मुख्य कार्य हैं। इस प्रोजेक्ट में अब तक हुई प्रगति की बात करें तो इस प्रोजेक्ट ने अल्पकालिक आधार पर सफलता का आकलन करने वाले 6 मानदंडों में से 4 मानदंडों को पूरा कर लिया है। ये 4 मानदंड हैं: लाए गए चीतों में से 50% का जीवित रहना, होम रेंज की स्थापना, KNP में चीता शावकों का जन्म और स्थानीय समुदायों को प्राप्त होने वाला राजस्व। चलिए अब समझते हैं आज की दूसरी मुख्य खबर को। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR से संबंधित एक सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR यानी रोगाणुरोधी प्रतिरोध से संबंधित डेटा के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र अर्थात नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC ने अस्पताल आधारित एक सर्वेक्षण आयोजित किया था। NCDC ने यह सर्वेक्षण नेशनल प्रोग्राम ऑन एंटी माइक्रोबियल कंटेनमेंट के तहत आयोजित किया था। अब हम इस सर्वेक्षण के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो इस प्रकार है। पहला, अस्पतालों में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR के प्रिस्क्रिप्शन में व्यापक अंतर। जिन अस्पतालों में यह सर्वेक्षण किया गया
उनमें से कुछ अस्पतालों में 37% मरीजों को एंटीमाइक्रोबियल दवा लेने को कहा गया, तो कुछ अस्पतालों में 100% रोगियों को ऐसी दवा लेने को कहा गया। दूसरा, निवारक उपयोग। डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई 55% एंटीबायोटिक्स किसी बीमारी के उपचार के लिए नहीं, बल्कि संक्रमण के रोकथाम के लिए दी गई थी। तीसरा, अनुभव के आधार पर दवा देना, अर्थात इंपेरिकल प्रिस्क्रिप्शंस। प्रिस्क्राइब की गई 94% एंटीबायोटिक दवाएं डॉक्टर के क्लिनिकल अनुभव पर आधारित थी, अर्थात डॉक्टरों ने इन दवाओं को इस आधार पर प्रिस्क्राइब किया कि उन्हें लगता था कि संक्रमण किस कारण से हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को समझ लेते हैं। जब जीवाणु, वायरस, कवक और परजीवी जैसे रोगजनक समय के साथ अपने में इस तरह के बदलाव कर लेते हैं कि उन पर रोगाणुरोधी एंटीमाइक्रोबियल दवाइयों का कोई असर नहीं होता, तब इस स्थिति को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR कहते हैं। इसके कारण एंटीमाइक्रोबियल दवाएं बेअसर हो जाती हैं। इन दवाओं के खिलाफ रोगाणुओं द्वारा प्रतिरोध विकसित करने के कारण संक्रमण फैलता है और इलाज करना कठिन हो जाता है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध विकसित करने वाले सूक्ष्म जीवों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को सुपर बग कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR को विश्व में पब्लिक हेल्थ के लिए मौजूद 10 प्रमुख खतरों में शामिल किया है। अंत में हम विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा दवाओं के उचित प्रयोग के लिए किए गए वर्गीकरण के प्रयास को समझ लेते हैं। WHO ने एंटीबायोटिक्स को 3 समूहों में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण इसलिए किया गया है ताकि इन दवाओं के उचित उपयोग के महत्व को समझा जा सके। एंटीबायोटिक्स के ये 3 समूह इस प्रकार हैं। पहला, एक्सेस ग्रुप। इसमें ऐसी दवाइयां शामिल हैं जिनमें उपचार की अधिक क्षमता होती है, लेकिन इनके प्रति एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस विकसित होने की कम संभावना होती है। दूसरा, वॉच ग्रुप। इसमें शामिल एंटीबायोटिक दवाइयों के प्रति उच्च प्रतिरोध क्षमता विकसित हो सकती है, इसलिए इन दवाइयों के अधिक सेवन पर निगरानी रखने की आवश्यकता होती है। तीसरा, रिजर्व ग्रुप। इनमें ऐसी दवाएं शामिल हैं जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस रोगजनक के कारण होने वाले गंभीर संक्रमण के इलाज हेतु अंतिम उपाय के रूप में दी जाती हैं। अब रुख करते हैं आज की तीसरी मुख्य खबर का। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने रामसर कन्वेंशन के तहत वेटलैंड सिटी प्रमाणन यानी WCA के लिए शहरों को नॉमिनेट किया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वेटलैंड सिटी प्रमाणन प्राप्त करने के लिए पहली बार शहरों की सूची सौंपी है। इन शहरों का नाम है इंदौर, भोपाल और उदयपुर। वेटलैंड सिटी प्रमाणन WCA के बारे में बात करें तो ये एक स्वैच्छिक प्रमाणन प्रणाली है जिसके तहत शहरी एवं उप शहरी क्षेत्रों में वेटलैंड के महत्व को स्वीकारा जाता है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के मध्य पड़ने वाले इलाकों को उप शहरी क्षेत्र कहते हैं। इसे वर्ष 2015 में रामसर कन्वेंशन के COP12 के दौरान अपनाया गया था। इसका उद्देश्य वेटलैंड के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के साथ साथ स्थानीय आबादी के लिए संधारणीय सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करना है। इसके लिए जारी किए गए मानदंडों की बात करें तो ये प्रमाणन 6 मानदंडों पर आधारित है। इन मानदंडों में शहर में रामसर स्थल होना या अन्य वेटलैंड कंजर्वेशन साइट शामिल है। एक बार प्रमाणन मिलने के बाद ये 6 वर्षों के लिए वैध होता है। ये पूरे देश में अमृत धरोहर पहल को लागू करने में मदद करेगा। अमृत धरोहर पहल का लक्ष्य स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी से देश भर में मौजूद रामसर स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। रामसर कन्वेंशन यूनेस्को के तहत एक अंतर सरकारी यानी इंटर गवर्नमेंटल संधि है। ये कन्वेंशन वेटलैंड और उनके संसाधनों के संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। इस कन्वेंशन को 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था और वर्तमान में भारत के अंदर 75 रामसर स्थल मौजूद हैं। खबर के आखिर में वेटलैंड्स के महत्व को समझते हैं। ये पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ी हुई कई सेवाएं प्रदान करती हैं, जैसे जल आपूर्ति, भोजन और जैव विविधता का संरक्षण। इससे शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रभाव को कम करने और भूजल को रिचार्ज करने में भी मदद मिलती है। ये मनोरंजक गतिविधियों हेतु प्राकृतिक परिवेश प्रदान करती है और इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलता है।
चलिए अब जानते हैं आज की चौथी मुख्य खबर के संबंध में। कुछ अध्ययनों के अनुसार लैंडफिल लिचेट में काफी मात्रा में माइक्रोप्लास्टिक्स पाए गए हैं। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लैंडफिल लिचेट के संबंध में एक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। वर्षा के बाद लैंडफिल के कूड़े से रिस कर बहने वाले द्रव को लैंडफिल लिचेट कहा जाता है। कई अध्ययनों में कहा गया है कि लैंडफिल प्लास्टिक के कूड़े के माइक्रोप्लास्टिक में विघटन के लिए अनुकूल परिवेश बनाता है। यह मुख्य रूप से विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं बायोकेमिकल रिएक्शन के कारण होता है। इन अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप तापमान में उतार चढ़ाव होता है, लवण की सांद्रता बढ़ जाती है, पीएच मान कम हो जाता है और मीथेन जैसी गैसों का उत्पादन होता है। अब हम यहाँ माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में एक समझ विकसित करने का प्रयास करते हैं। आमतौर पर 1 माइक्रोमीटर से 5 मिलीमीटर तक के आकार के प्लास्टिक को माइक्रोप्लास्टिक कहा जाता है। माइक्रोप्लास्टिक को प्राइमरी व सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। प्राइमरी माइक्रोप्लास्टिक्स, इनमें वर्जिन या विनिर्मित माइक्रोप्लास्टिक्स शामिल होते हैं। नई सामग्रियों से बने प्लास्टिक को वर्जिन प्लास्टिक कहा जाता है। सेकेंडरी माइक्रोप्लास्टिक्स, ये फोटो डिग्रेडेशन जैसी वजहों से प्लास्टिक के क्षरण से बनते हैं। जब कोई चीज लगातार सूर्य की रोशनी या किसी अन्य प्रकाश स्रोत के संपर्क में रहती है तो उसमें धीरे धीरे रासायनिक परिवर्तन होने लगता है। ये परिवर्तन सामग्री को कमजोर बना देते हैं और उसकी गुणवत्ता, रंग, आकार आदि को बदल सकते हैं। इस प्रक्रिया को फोटो डिग्रेडेशन कहते हैं। सिंथेटिक कपड़ों की धुलाई, ड्राइविंग के दौरान टायर्स का घर्षण, फेस स्क्रब में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स आदि इसके उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ माइक्रोप्लास्टिक्स के दुष्प्रभाव के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना महत्वपूर्ण रहेगा। मिट्टी और भूजल में फैथलेट्स, बिस्फेनॉल ए जैसे विषाक्त पदार्थों का रिसाव होता है। खाद्य श्रृंखला में विषाक्त प्रदूषकों का जैव संचयन, बायो एक्यूमुलेशन होने लगता है। मनुष्यों और जानवरों के स्वास्थ्य पर गंभीर दुष्प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां, इंडोक्राइन ग्लैंड्स पर प्रभाव पड़ता है, डीएनए को नुकसान पहुंचता है, प्रजनन स्वास्थ्य में समस्या उत्पन्न होती है, कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है आदि। यहाँ माइक्रोप्लास्टिक्स प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए आरंभ की गई पहलों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर लेना बेहतर रहेगा। सबसे पहले हम वैश्विक स्तर पर आरंभ की गई पहलों के संबंध में जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप ने स्वच्छ सागर अभियान क्लीन सीज कैंपेन शुरू किया है। प्लास्टिक प्रदूषण और समुद्री अपशिष्ट पर वैश्विक साझेदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड मैराइन लिटर आरंभ की गई है। वैश्विक प्लास्टिक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी पर सहमति बनाने पर वार्ता चल रही है आदि। अब हम भारत द्वारा शुरू की गई पहलों के संबंध में जान लेते हैं। कुछ चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 के तहत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR का प्रावधान किया गया है। अंत में हम प्लास्टिक प्रदूषण के नियंत्रण से संबंधित एक अन्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह है सिंगल स्क्रू एक्सट्रूडर। यह थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के अपशिष्ट और अकार्बनिक कणों इनऑर्गेनिक पार्टिकुलेट के मैकेनिकल रिसाइकलिंग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक उपकरण है। इसकी मदद से पॉलीमर कंपोजिट को सड़क बनाने हेतु ब्लॉक्स, पेवर ब्लॉक्स के निर्माण में, टाइल्स के निर्माण में और ईंटों आदि के निर्माण के लिए आवश्यक आकार में ढाला जा सकता है। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST अर्थात डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से IIT बॉम्बे द्वारा विकसित किया गया है। चलिए अब रुख करते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर का। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS तकनीक पर आधारित लक्षद्वीप की पहली सौर परियोजना शुरू की गई। BESS तकनीक कुशल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के जरिए नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। एनर्जी स्टोरेज सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि यांत्रिक, इसका उदाहरण है पंप्ड हाइड्रो एनर्जी स्टोरेज। दूसरा है विद्युत रासायनिक यानी BESS। तीसरा है तापीय फेज चेंज मटेरियल्स, इसका एक उदाहरण है। चौथा है विद्युत, इससे जुड़ा उदाहरण है सुपर कैपेसिटर्स। और आखिरी है फ्यूल सेल्स। BESS में अलग विद्युत रासायनिक यानी इलेक्ट्रोकेमिकल अभिक्रियाओं का उपयोग करके विद्युत को स्टोर किया जाता है।
लिथियम आयन बैटरी और सोडियम सल्फर बैटरी BESS के उदाहरण है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की दो मुख्य श्रेणियां हैं। पहली पारंपरिक सॉलिड रिचार्जेबल बैटरीज, इसमें रासायनिक ऊर्जा ठोस धातु इलेक्ट्रोड में स्टोर होती है, और दूसरी श्रेणी का नाम है फ्लो बैटरीज। इसमें रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स से अलग टैंकों में रखे गए विविध प्रकार के फ्लोइंग लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट्स में स्टोर किया जाता है। अब समझते हैं BESS के महत्व के बारे में। ये पंचामृत के तहत 2070 तक निवल शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। ये नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में होने वाले उतार चढ़ाव के दौरान ग्रिड स्टेबिलिटी को बनाए रखने में भी सहायक है। चीन जैसे देशों की तुलना में भारत में BESS का विकास कुछ कारणों की वजह से काफी धीमा है, जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकेल जैसे कच्चे माल की उपलब्धता की कमी के कारण घरेलू स्तर पर उत्पादन कम है। उच्च गुणवत्ता वाले अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का और आवश्यक प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण का अभाव है तथा ऐसे प्रौद्योगिकी की स्थापना की लागत भी बहुत अधिक है। इस ओर भारत के विद्युत मंत्रालय ने कुछ पहलें शुरू की हैं, जैसे कि BESS के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण योजना शुरू की गई है। साल 2030-31 तक 4000 मेगावाट की BESS परियोजनाओं की परिकल्पना की गई है। इसके लिए VGF के रूप में पूंजीगत लागत के 40% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही 2023 में नेशनल फ्रेमवर्क फॉर प्रमोटिंग एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का अनावरण किया गया था। चलिए अब समझते हैं आज की छठी व अंतिम मुख्य खबर को। अलग अलग राज्यों के 17 उत्पादों को भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग दिया गया। अब खबर को विस्तार से समझते हैं। यहाँ सबसे पहले हम भौगोलिक संकेतक अर्थात ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग के संबंध में एक समझ बनाने का प्रयास करते हैं। GI टैग उत्पादों पर उपयोग किया जाने वाला एक प्रकार का चिन्ह या साइन है। इस साइन या टैग का मतलब है कि उत्पाद किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है और उत्पाद में मौजूद विशेष गुण भी उस भौगोलिक क्षेत्र के कारण ही हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि GI टैग को विभिन्न संधियों व समझौतों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के तहत GI टैग को बौद्धिक संपदा अधिकार अर्थात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR के एक घटक के रूप में शामिल किया गया है। विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू अर्थात ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स समझौते के तहत भी भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस GI को शामिल किया गया है। मैड्रिड समझौते और लिस्बन समझौते के तहत भी GI के लिए प्रावधान किए गए हैं। अब हम भारत में भौगोलिक संकेतक ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस GI टैग से संबंधित प्रावधानों को समझ लेते हैं। भारत में GI टैग वस्तुओं के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत दिया जाता है। GI टैग कृषिगत, प्राकृतिक या विनिर्मित उत्पादों को दिए जाते हैं। GI उत्पादों को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस RGI के कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है। RGI पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क्स का महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल भी होता है। किसी उत्पाद को GI टैग 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, हालांकि इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग अर्थात डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT इसके नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। यहाँ GI टैग के महत्व को समझ लेना भी बेहतर रहेगा, जो इस प्रकार है। GI टैग के अनाधिकृत उपयोग के विरुद्ध कानूनी संरक्षण मिलता है। GI टैग प्राप्त उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा मिलता है। GI टैग किसी उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता को प्रमाणित करता है आदि। अंत में हम अलग अलग राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश के उन 17 उत्पादों को देख लेते हैं जिन्हें GI टैग प्रदान किया गया है। उड़ीसा से लांजिया साओरा पेंटिंग, डोंगारिया कोंद सॉल, खजूरी गुड़, ढेंकनाल मगजी यह एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है। सिमलीपाल काई चटनी, नयागढ़ कांतिमुडी बैंगन और कोरापुट काला जीरा चावल। अरुणाचल प्रदेश से हस्तकरघा कालीन, वांचो कास्ट शिल्प तथा आदि केकिर यह एक अदरक का प्रकार है।
पश्चिम बंगाल से तंगेल साड़ी, गाड़द साड़ी, कुड़ियल साड़ी, काला नोनिया चावल तथा सुंदरबन शहद। जम्मू और कश्मीर से रामबन अनारदाना तथा गुजरात से कच्छ का खारेक। चलिए अब हम सुर्खियों में रहे स्थल को भी जान लेते हैं। आज चर्चा में है ईरान। ईरान के करमान शहर में हुए बम विस्फोटों पर भारत ने दुख जताया है। यहाँ ईरान के संबंध में आधारभूत बातों को जान लेना महत्वपूर्ण रहेगा, जो इस प्रकार है। ईरान की राजधानी तेहरान है। यदि ईरान के भौगोलिक अवस्थिति की बात की जाए तो ईरान पश्चिम एशिया में अवस्थित एक देश है। ईरान अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की और इराक से सीमा साझा करता है। कैस्पियन सागर, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी इसके सीमावर्ती जल निकाय हैं। अंत में हम ईरान की भौगोलिक विशेषताओं के संबंध में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जाग्रोस, एल्ब्रूज और कॉकेसस यहाँ की प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। माउंट दमावंद ईरान का उच्चतम बिंदु है। यह एक प्रकार का सुप्त स्ट्रेटोवोल्केनो है। दस्त-ए-काबीर और दस्त-ए-लूत यहाँ के प्रमुख रेगिस्तान हैं। उर्मिया झील, गहर झील आदि यहाँ की प्रमुख झीलें हैं। करुण, काड़खे, जायमदेह ईरान की प्रमुख नदियां हैं। चलिए अब आखिर में बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। रतले जल विद्युत परियोजना यानी RHP पावर कॉरपोरेशन तथा राजस्थान ऊर्जा विकास एवं IT सर्विसेज लिमिटेड ने बिजली खरीद समझौते पर हस्ताक्षर किए। ये 850 मेगावाट की क्षमता वाली रन ऑफ रिवर ROR परियोजना है। अमेरिकी कंपनी स्पेसएक्स ने डायरेक्ट टू सेल क्षमता से लैस स्टारलिंक उपग्रहों का पहला सेट लॉन्च किया। डायरेक्ट टू सेल उपग्रहों में एक एडवांस E-Node-B मॉडेम स्थापित किया गया होता है। ये अंतरिक्ष में स्थित सेलफोन टावर की तरह काम करता है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ किया है। इसके तहत प्रतिभागियों में नेतृत्व क्षमता का विकास करने का प्रयास किया जाएगा। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने ब्लड यूनिट्स की आपूर्ति और प्रोसेसिंग कॉस्ट को छोड़कर अन्य सभी शुल्कों पर रोक लगा दी है। हाल ही में गोवा में कदंब काल का एक अभिलेख मिला है। ये कन्नड़ और संस्कृत भाषा में लिखा गया एक द्विभाषी अभिलेख है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग व्हाइट गुड्स सेगमेंट में PLI योजना का किसी तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन करवाने की योजना बना रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में भारत चीन सीमा पर सड़क बनाने हेतु रेजुपेव तकनीक का उपयोग किया है। इस तकनीक के जरिए अत्यधिक ऊंचाई तथा बहुत कम और शून्य से नीचे तापमान पर बिट्यूमिनस वाली सड़क का निर्माण किया जाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।